नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान, चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्त्यता। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, किन किन वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया। तो उसमें हमने पढ़ा है, पहला वर्गीकरण पढ़ा है हमने धातुओं और अधातुओं के आधार पर वर्गीकरण। फिर दूसरा वर्गीकरण पढ़ा हमने प्राउड का वर्गीकरण या प्राउड की परिकल्पना। फिर तीसरा जो हमने पढ़ा है डोबेरेनर का त्रिक सिद्धांत। ये 3 वर्गीकरण हम अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। इसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये हमारा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम उससे आगे के वर्गीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। चौथा वर्गीकरण देखेंगे हम ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। तो ड्यूमा ने वर्गीकरण दिया है सजातीय श्रेणी के संबंध में। तो इन्होंने क्या कहा है कि सन 1853 में ड्यूमा नामक एक साइंटिस्ट हैं। ड्यूमा ने देखा कि समान गुण वाले कुछ तत्वों के परमाणु भारों में सजातीय श्रेणी वाला गुण होता है। सजातीय श्रेणी वाला गुण पाया गया या होता है। क्या है? जैसे तत्व ले लिए इन्होंने, इनके परमाणु भार हैं और परमाणु भारों का सामान्य गुण। तो पहला तत्व लिया हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है हमारा 14 और इसको हमने मान लिया परमाणु भारों का सामान्य गुण हमने ए बराबर मान लिया है 14। फिर दूसरा लिया हमने फास्फोरस। फास्फोरस का कितना होता है परमाणु भार? 31। तो 31 को हमने क्या ब्रेक करके लिया 14 में कितना जोड़ा जाए कि 31 हो जाए। तो 14 में हमने 17 ऐड कर दिया। तो 14 + 17 कितना हो गया 31। और ये हो गया ए प्लस बी, हमने बी को मान लिया है 17। तीसरा है हमारा आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। तो ये है 75। तो इसका क्या हो गया 75। तो इसको लिखा 14 + 17 + 44। तो ये क्या हो गया 14 बराबर माना हमने ए, 17 बराबर माना बी और 44 बराबर मान लिया हमने सी। तो यहाँ पे एक श्रेणी रूप में बनती हुई हमारी नजर आ रही है। पहले ए, फिर ए प्लस बी, अब बन गई ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा है जो हमारा एंटीमनी, इसका होता है 119 यानी कि 119। इसको हमने ब्रेक किया है 14 में ब्रेक किया है प्लस 17 प्लस 2 × 44 यानी कि 2 × 44 का मतलब क्या हो गया 88। तो 88 को लिख दिया हमने 2 × 44। अब हमने क्या माना, ए को हमने माना है 14, बी को माना है 17 और 44 को हमने माना है सी। तो हमारी यहाँ पे श्रेणी मिल गई है ए प्लस बी प्लस 2c। फिर बिस्मथ, इसका होता है 207 यानी कि 207। इसको हमने बेटे ब्रेक किया है 14 + 17 + 4 × 44। 4 × 44 ब्रेक किया तो हमारी यहाँ पे श्रेणी मिल गई है। तो ए को माना हमने 14, बी को माना हमने 17, सी को क्या माना हमने 44। तो यहाँ पे एक श्रेणी बनती हुई नजर आ रही है हमारी। अब यहाँ श्रेणी बनी ए + बी + 4c। तो यहाँ पे एक श्रेणी सी नजर आ रही है, सजातीय श्रेणी। लेकिन ड्यूमा क्या आगे और तत्वों की सजातीय श्रेणी बनाने में सफल नहीं हो सके। तो ड्यूमा अधिकांश तत्वों की ऐसी सजातीय श्रेणी नहीं बना सके। ड्यूमा जो थे अधिकांश तत्वों की ऐसी सजातीय श्रेणी बनाने में क्या रहे, असफल रहे, जिसके कारण इनका वर्गीकरण क्या हो गया, असफल हो गया। तो ये हमारा है ड्यूमा का वर्गीकरण। अब आगे दूसरा अगला वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्गीकरण। क्या है अगला वर्गीकरण हमारा है कि चैन कोर्टोइस का वर्गीकरण। ये भी एक साइंटिस्ट हैं, भूगर्भ शास्त्री। चैन कोर्टोइस का वर्गीकरण क्या कहता है कि सन 1862 ईस्वी में
फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री, ये भूगर्भ शास्त्री थे बेटा, फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री AEBD चैनकोर्टोइस, ये इनका पूरा नाम है, AEBD चैनकोर्टोइस ने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इन्होंने कुछ प्रयास किया तत्वों का वर्गीकरण करने में। और क्या प्रयास किया कि इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। इन्होंने तत्वों को रखा, उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा और एक वृत्ताकार सारणी बनाई। कैसी सारणी बनाई? एक वृत्ताकार सारणी बनाई जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया। इन्होंने क्या दर्शाया कि आवर्ती पुनरावृत्ति को अपनी एक वृत्ताकार सारणी में बनाकर दर्शाया। परंतु ये वर्गीकरण इनका क्या हुआ? असफल हो गया। आगे ये तत्वों की एक आवर्ती पुनरावृत्ति वाली वृत्ताकार सारणी नहीं बना सके, जिसके कारण इनका वर्गीकरण असफल हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्गीकरण की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है, जिसे कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ये न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम। कब दिया था? सन 1863 ईस्वी में। सन 1863 ईस्वी में न्यूलैंड्स ने क्या कहा था? न्यूलैंड्स ने ज्ञात 63 तत्वों को, उस समय जब न्यूलैंड्स ने वर्गीकरण दिया था तो लगभग 63 तत्व ज्ञात थे हमें। ज्ञात 63 तत्वों को 8-8 के समूह में, 8-8 के समूह में वर्गीकृत किया, जिसे हम क्या कहते हैं बेटे? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है। अब इस नियम के अनुसार क्या है? यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, अभी तक सभी वैज्ञानिकों का एक ही सिद्धांत रहा कि परमाणु भारों का बढ़ता हुआ क्रम। यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, इसमें रखा जाए, बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्मों वाला होता है। जो प्रत्येक तत्व होता है अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्मों को दर्शाता है। जैसे कि संगीत के स्वर होते हैं। संगीत का 8वां स्वर प्रथम स्वर के समान होता है। अब संगीत के स्वर तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया है वो संगीत के स्वरों के आधार पर दिया है। और इन्होंने ये कहा कि संगीत का जो 8वां स्वर है वो प्रथम स्वर के समान होता है। क्या दर्शाया? स्वर तो 7 होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब फिर आएगा जो 8वां स्वर, फिर क्या आएगा? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब यहाँ पे प्रथम जो हमारा तत्व है, प्रथम जो स्वर है वो सा, फिर हमारा ये मिल गया 8वां, मिल गया प्रथम और 8वां सेम मिल गया। ऐसे ही अब ये 9वां हो जाएगा, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। अब यहाँ पे देखो इसका दूसरा स्वर क्या है? हमारा रे। और ये कौन सा मिल गया? 9वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8वें पे तो नंबर मिला जाके। फिर गा से मिल गया, फिर मा, फिर मा पा, फिर धा, फिर नी। तो संगीत का जो प्रथम स्वर है वो 8वें स्वर के समान है। इन्होंने इस तरीके से, मतलब कहना चाहिए, तत्वों का वर्गीकरण किया है कि संगीत का जो प्रथम स्वर है तो 8वें स्वर के समान होता है। तो इस तरीके से इन्होंने वर्गीकरण किया अपना, मतलब 8-8 के समूहों में तत्वों को डिवाइड करके। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे। देखो क्या है एग्जाम्पल हमारा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो।
अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है? इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा और ये बताया कि 8वां जो तत्व है वो प्रथम तत्व के समान गुणधर्मों वाला होता है। तो इन्होंने 8वां तत्व लिया है। पहला, लिथियम का परमाणु भार कितना है? 7, बेरिलियम का है 9, बोरान का है 11, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, फ्लोरीन का कितना है? 19। अब फिर सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। अब इन्होंने क्या किया कि मतलब कहना चाहिए ये संगीत के स्वर हैं, स्वरों के आधार पर लिखा सा रे, फिर सा रे गा, थोड़ा नीचे लिखें नहीं कट जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। तो इस तरीके से अब फिर आएगा हमारा सा, फिर रे गा, सा रे गा मा पा धा नी, फिर आएगा सा रे। तो इस तरीके से इन्होंने श्रेणी बनाई। तो इन्होंने देखो लिथियम के गुण सोडियम से मिलते हैं और पोटेशियम से मिलते हैं। तो ये क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये समान गुणों वाले तत्व हैं हमारे। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये हमारे समान गुणों वाले तत्व हैं। बोरान और एल्युमिनियम समान गुणों वाले तत्व हैं। कार्बन और सिलिकॉन समान गुणों वाले तत्व हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये समान गुणों वाले हैं। ऑक्सीजन और सल्फर ये समान गुणों वाले हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन ये समान गुणों वाले तत्व हैं। इस तरीके से इन्होंने एक टेबल बनाई। अब देखो कैसे ये समान गुणों वाले तत्व हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इस वर्ग लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? क्लोराइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बनेगा ElICl, NaCl और KCl, ये क्या बनाते हैं? क्लोराइड बनाते हैं। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? BeCl2 बनाते हैं, EmGCl2 बनाते हैं और CaCl2 बनाते हैं। ये मतलब कहना चाहिए अपनी अपनी धातु के क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है। ऐसे ही बोरान और एल्युमिनियम की यदि ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए तो ये बनेगा हमारा B2O3 बोरान ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही कार्बन और सिलिकॉन की ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए तो CO2 बनेगा और SiO2 बनेगा, जिसे कहते हैं सिलिका। ऐसे ही नाइट्रोजन और फास्फोरस की यदि हम हाइड्रोजन से क्रिया करा दें तो ये बनेगा NH3 अमोनिया गैस बनेगी और PH3 बनेगी फास्फीन। ठीक है। ऐसे ही हम ऑक्सीजन और सल्फर की यदि हम हाइड्रोजन से क्रिया करा दें तो ये बनेगा H2O बनेगा जल, और यहाँ पे बनेगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे हम क्या करें, इनकी यदि हम हाइड्रोजन से क्रिया करा दें तो HF बनेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो बेटे ये समान गुणों वाले तत्व है नहीं है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की हमने क्लोरीन के साथ क्रिया कराई तो हमारा क्या बना? लिथियम क्लोराइड बना। सोडियम की क्लोरीन से क्रिया कराई तो सोडियम क्लोराइड बना। पोटेशियम की हमने क्लोरीन से क्रिया कराई तो KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बना। ऐसे ही अगर इसकी क्रिया कराना चाहो तो ऐसे करा सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम कराएं लिथियम की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। तो क्या बनेगा? LiCl
तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो और ये 2 से गुणा, तो LiCl। ऐसे ही हम करा सकते हैं Na की क्लोरीन से क्रिया करा दो, तो यहाँ पे 2 परमाणु ले लो तो बन जाएगा 2NaCl, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ऐसे ही हम KCl की करा सकते हैं, ऐसे ही हम BeCl2 बना सकते हैं क्लोरीन की क्रिया के द्वारा, ऐसे ही MgCl2 बना सकते हैं, ऐसे ही हम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना सकते हैं। अब बोरान और एल्युमिनियम की इनकी ऑक्सीजन के साथ अलग अलग क्रिया कराई तो बोरान ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पे ये बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम इसको एल्यूमिना भी कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड काफ़ी एक चर्चित यौगिक है, इसका काफ़ी यूज है हमारी रासायनिक प्रक्रियाओं में। अब कार्बन और सिलिकॉन, इनकी हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। देखो समान गुणों वाले तो यौगिक बने नहीं बने। सिलिकॉन की हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो क्या बना, सिलिकॉन ऑक्साइड बना। ऐसे हमने नाइट्रोजन की क्रिया हमने किसके साथ कराई, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना, अमोनिया गैस बन गई। ऐसे ही फास्फोरस की क्रिया कराई हमने किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये फास्फीन गैस बन गई। ऐसे हमने हाइड्रोजन की क्रिया कराई ऑक्सीजन के साथ तो ये H2O बन गया जल, और सल्फर के साथ कराई तो H2S बन गया, और फ्लोरीन की क्रिया कराई हमने हाइड्रोजन के साथ तो HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया, और क्लोरीन के साथ क्रिया कराई हाइड्रोजन की तो ये HCl बन गया। अब यहाँ पे सवाल इस बात का है कि इनकी कमी क्या रही। ये कैल्शियम तक ही तत्वों को मतलब कहना चाहिए उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में 8-8 के समूह में, यानी कि सारे गामा पाधा नी, यानी कि संगीत के सातों स्वरों का पालन करते हुए इनकी श्रेणी बनाई। तो इनकी कमी क्या रही, ये नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका, यानी कि कैल्शियम के आगे ये नियम लागू नहीं हो सका, क्योंकि अक्रिय गैसों की खोज के बाद ये नियम क्या हो गया, असफल हो गया। इसके बाद अक्रिय गैसों की खोज हुई, जिसके कारण ये नियम क्या हो गया, हमारा असफल हो गया। और ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसको आप अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।